जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और एसएसबी के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। एक तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन नेवी है, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक मुद्दा मैं लेके आया हूं, शायद आपने एसएसबी की प्रेपरेशन में इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, या अगर सोचा भी होगा तो बहुत ध्यान नहीं दिया होगा। एसएसबी प्रेपरेशन एंड एकेडमिक स्टडीज आर वन। जी हाँ, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं या बात करते हैं, या अगर नहीं भी करते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि उन्हें एसएसबी की प्रेपरेशन करना है। जब वो आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ देयर माइंड ये बात होती है कि मैं एसएसबी की प्रेपरेशन कैसे करूँगा, और उसके लिए वो कई तरीके आजमाने भी लगते हैं। ऑनलाइन जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे, या ऑफलाइन कहीं और जाके, या कोई किताबें खरीद के। लेकिन आज ये टॉपिक मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है एसएसबी की प्रिपरेशन का, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते या उसे एसएसबी से जोड़ कर नहीं देखते, और वो है उनकी एकेडमिक स्टडीज। जी हाँ, जो आप पढ़ रहे हो अभी, जो आप एसएसबी की, जो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की रिटन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, जो आप अपने स्कूल की एजुकेशन के प्रोसेस में पढ़ते आए हो और अभी तक पढ़ रहे हो, क्या आपको ये लगता है कि आपकी ये एकेडमिक्स की तैयारी और एसएसबी की तैयारी अलग अलग है? हाँ, कुछ पहलू होते हैं जो एसएसबी में एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ पूरे विश्वास के साथ, ये कह रहा हूँ मैं आपको, कि आपकी एकेडमिक्स की प्रेपरेशन और आपकी एसएसबी की प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, और आपकी एकेडमिक प्रेपरेशन के प्रोसेस में आपकी एसएसबी की बहुत सारी प्रेपरेशन हो जाती है। आप इस बात को यकीन मानिए, मैं बहुत विश्वास के साथ में ये बात आपको कह रहा हूँ। जनरली मैं आपको हमेशा ऐसी बातें समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको ये बात समझ में आए कि आप जहां हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश के प्रोसेस में अपने अंदर वो क्वालिटीज को डेवलप कर लोगे, वो क्वालिटीज को इनकलकेट कर लोगे जो कि आपकी एसएसबी के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिनको आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कहते हो, जिनको मैं मिलिट्री लीडरशिप लाइक क्वालिटीज कहता हूं। तो जो ये बात मैं कह रहा हूं कि आपकी एसएसबी की प्रेपरेशन के लिए आपकी एकेडमिक प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई अलग अलग नहीं है। इसको अलग अलग मत देखिए कि रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए अलग नॉलेज लगेगा और एसएसबी के लिए अलग नॉलेज लगेगा। नहीं, कोई इंडिविजुअल भी जाके एसएसबी दे सकता है जिसने कुछ पढ़ाई ना भी की हो, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई को ठीक से किया है तो उसका एडवांटेज आपको एसएसबी में बहुत ज्यादा मिलेगा। इनफैक्ट सिर्फ एडवांटेज की बात नहीं है, ये जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई ठीक से करो, तो ही आप एसएसबी में ठीक से परफॉर्म कर पाओगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से इस बात को जानते समझते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे और अभी सामने में आके खड़ा हो गया उनके, तो आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गुड स्कोर इन एकेडमिक्स इज ऑलवेज अ प्लस इन एसएसबी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एसएसबी के लिए जा रहे होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर भर रहे होते हैं, और अगर उनका एकेडमिक स्कोर खराब होता है या बिलो एवरेज होता है, तो एक कंसर्न उनके मन में हमेशा बना हुआ रहता है, और वो अक्सर पूछते हैं कि सर क्या करें, एकेडमिक स्कोर बहुत खराब है, क्या बोले वहां पे? तो मैं यही कहता हूं कि जो था वो बोल देना, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, या कोई आंसर फ्रेम करने की क्या जरूरत है। लेकिन आप लोग अगर अभी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को आने ही क्यों देना। अगर आप अपनी एकेडमिक स्टडीज को ठीक से करते हो तो ऑब्वियसली आपका स्कोर एवरेज से ऊपर ही रहेगा, और अगर आपका स्कोर एवरेज से ऊपर रहेगा तो आपके दिमाग में कभी भी कंसर्न नहीं होगा उस बात को लिखते हुए कि मैंने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट, साथ ही साथ अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो अच्छा स्कोर विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड ना। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि किसी का अच्छा स्कोर है तो इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया एसएसबी से कि नहीं 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 नहीं, तुमने इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, हमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में इतने अच्छे पढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए। कहीं ऐसा सुना है क्या आपने? हजार लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, नॉलेजेबल लोग हैं जो एसएसबी के बारे में बात करते, कभी आपने सुना है क्या कि वो ये कह रहे हो कि नहीं बेटा
80% 90% से ज़्यादा अगर तुमने स्कोर कर लिया तो फिर तुम्हारे चांसेस नहीं है आरएसएसबी में। ऐसा सुना है क्या कभी? ऐसा नहीं होता। जितना अच्छा आप स्कोर करते हो उतना अच्छा इंप्रेशन आपका इंटरव्यूअर के दिमाग में बनता है, या एसएसबी बोर्ड के अंदर जो लोग आपको एसेस कर रहे होते हैं उनके दिमाग में बनता है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है। आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। गुड स्कोर इंडिकेट्स डिसिप्लिन, फोकस, कंसंट्रेशन। जो मैंने पहली बात बोली कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो सामने वाले के दिमाग में, नजरों में आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। क्यों इंप्रेशन अच्छा बनेगा? आप कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आ गए अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया। लेकिन अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, इससे कुछ साइंस मिलते हैं, एसेसर्स को कुछ साइंस मिलते हैं, कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। सबसे पहली चीज, आप डिसिप्लिन्ड थे। देखो, क्या बिना पढ़ाई किए कोई अच्छा स्कोर कर सकता है? क्या कोई बिना पढ़ाई किए अच्छा स्कोर कर सकता है क्या? मैं नॉर्मल ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, मैं सुपर ह्यूमंस कोई हो तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आपने अच्छा स्कोर किया है मतलब आपने डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करी है, मतलब एक पॉइंट तो आपके अंदर स्टैब्लिश हो गया कि यार इस इंडिविजुअल के अंदर डिसिप्लिन है। अगर ये अच्छा स्कोर कर रहा है मतलब इसके अंदर डिसिप्लिन तो है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई रेगुलरली स्टडी नहीं कर सकता। और जो इंसान रेगुलरली स्टडी नहीं करेगा वो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं बना पाएगा, या बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा स्कोर बना पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपका अच्छा स्कोर इंडिकेट करता है वो है आपका डिसिप्लिन। दूसरा है आपका फोकस, क्योंकि पढ़ाई को करते वक्त आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस इसीलिए पता चलता है क्योंकि आपने पढ़ाई को महत्व दिया। आप डिसिप्लिन थे, लेकिन डिसिप्लिन्ड होके आप वर्कआउट भी कर सकते थे, बहुत अच्छी फिजिक भी बना सकते थे। डिसिप्लिन्ड होके आप कोई बहुत अच्छी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन आपका फोकस स्टडी के ऊपर था, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में और नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरी चीज क्या दिखाती है कि यू वर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। आपका ध्यान इधर उधर नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी वर्कआउट करके फिजिक बनाना बुरी बात है या आउटडोर एक्टिविटीज करना बुरी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, विच इज वेरी गुड। और वेरी गुड क्यों है ये मैं आपको इस पूरी लेक्चर के बाद में बताऊंगा कि ये वेरी गुड क्यों है। बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज इज वाई वेरी गुड फॉर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड करियर इन आर्म्ड फोर्सेस। ये एंड में मैं आपको बताऊंगा। खैर, तो आपने फोकस रखा अपना स्टडीज के ऊपर, और जब आपने स्टडी करी तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करी, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने पढ़ा था उसको रिटेन किया, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। तो पहली चीज, आपने रेगुलरली पढ़ाई करी, डिसिप्लिन शो किया। दूसरी चीज, आपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, फोकस शो किया। तीसरी चीज, आपने पढ़ी हुई चीज को अच्छे से रिटेन किया, कंसंट्रेशन शो किया। अब डिसिप्लिन, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है ना जो किसी कैंडिडेट के अंदर देखी जाती है। तो आपका अच्छा स्कोर ये क्वालिटीज इंडिकेट करता है कि इस इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी ये क्वालिटीज हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अ कैंडिडेट विद गुड नॉलेज ऑफ हिज हर सब्जेक्ट इज एन एसेट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस में आज की तारीख में सिर्फ वॉरियर्स नहीं चाहिए बल्कि स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए। हम अपने विरोधियों से इसीलिए आगे हैं क्योंकि हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बात सिर्फ पढ़े लिखे की नहीं है, हम उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ज्यादा अवेयर हैं। जिस योद्धा के अंदर ज्यादा ज्ञान होगा वो योद्धा दूसरे योद्धा के ऊपर हमेशा भारी होगा जिसके पास ज्ञान कम होगा। और इसीलिए भारतीय सेना में, भारतीय नौसेना में या भारतीय वायुसेना में सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि विद्वान योद्धा चाहिए, स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए। और आप अगर अच्छे हो पढ़ने में, आपने अपनी एकेडमिक स्टडीज बहुत अच्छे से करी है, अच्छे से निभाया है, अच्छा स्कोर किया है, दैट इंडिकेट्स कि यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर, तभी आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। और क्योंकि उन्हें चाहिए ही ऐसे लोग। देखो, योद्धा तो वो आपको बना देंगे ट्रेनिंग करके, लेकिन विद्वान आप खुद को बना सकते हो। उनको ज्वाइन करने से पहले वो विद्वता आपके अंदर दिखाई दे जाती है, वो स्कॉलरली क्वालिटी आपके अंदर दिखाई दे जाती।
और ऐसा इंडिविजुअल जो स्कॉलर है, जो विद्वान है, जो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर चुका है, ट्रेनिंग देके उसको फिजिकली मेंटली रॉबस्ट तो बना दिया जाएगा, तो फिर वो बनेगा एक स्कॉलर वॉरियर, और वो हमारी नेशन के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक एसेट होगा। नेक्स्ट इज गुड नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इज वेरी हेल्पफुल इन एसएसबी। अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसमें से इतने क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, क्या हम इनको छोड़ दें? हम मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स हमने ज़्यादातर पढ़े हुए होते हैं 11 to 12th में, और हम इसमें अच्छा स्कोर करके रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हैं। अनडाउटेडली यू आर राइट कि आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट्स के दम पर रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि बायोलॉजी का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीएम के बैकग्राउंड के होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो बायो भी उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं होता। बट फिर भी मैथ्स 300 नंबर, इंग्लिश 200 नंबर, फिजिक्स 100 नंबर, और केमिस्ट्री को हम मिला दे तो कम से कम 50-60 नंबर हो जाते हैं। तो 300 और 200 500 और 100 600 और 660 नंबर्स में से आप आराम से, अगर अच्छे हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो अबव 350 स्कोर कर सकते हो और रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इमेजिन करो कि आप एसएसबी के अंदर गए और एसएसबी के अंदर आपको लेक्चरेट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जिनके बारे में आपको पता ही नहीं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स मिल गए जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तब आप क्या करोगे? तब आप सोचोगे कि यार थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो अच्छा था। भले ही रिटर्न में कम नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी एसएसबी में ये आज का दिन आपका बना सकता था। ये रिकमेंडेशन और रिजेक्शन के बीच में फर्क क्रिएट कर सकता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होगा आप ही की तरह। तो फिर आप में और उनमें आगे कौन निकलेगा? वो जिनको इन सब्जेक्ट से परे भी नॉलेज होगा। और इसीलिए जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उस प्रोसेस में अगर आप इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करते हो, तो इन एसएसबी यू गेट एन एडवांटेज, एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। दूसरों के मुकाबले आपको एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और वो एक कदम बहुत बड़ा होता है। वहां से आप रेकमेंड हो सकते हो और कोई रिजेक्ट हो सकता है जिसको ये नॉलेज नहीं हो। तो इसीलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। भले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपकी प्रेपरेशन वाली एग्जाम के दौरान कम आते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपको कब कहां काम आ जाए यू नेवर नो। ऐसा कई कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। उस आधार पे मैं ये बात आपको बता रहा हूं। कई कैंडिडेट से जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए, या हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स उनके सामने लेक्चरेट्स में आ गए, या ग्रुप डिस्कशन में उनको कोई पॉइंट बताना था जिसके लिए उन्होंने हिस्ट्री के किसी इवेंट के रेफरेंस को लेकर अपनी बात रखी, और वो बात बहुत अप्रिशिएबल बात थी जिसकी वजह से वो जीटीओ की नज़र में आए। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये हमको ध्यान रखनी है। भले स्कोर कम हो सकता है, नंबर्स कम, क्वेश्चंस कम पूछे जा सकते हैं, बट एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। एंड आपका दूसरा नॉलेज जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है, फिजिक्स का नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है, तो इंपॉर्टेंट है ही। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश यू विल बी स्पीकिंग वेल during the SSB, and it will create a very good impression for you in the minds of the interviewer or the other assessors. Similarly, if you are good in mathematics, because you have studied mathematics, physics, chemistry, so an interviewing officer must be expecting you to have clarity of the basic concepts. Suppose if you are a good student in academics, you are studying well, you have scored well, that indicates, and that necessarily indicates that you must be having good basic knowledge of your subject, which is a must for getting recommended in the SSB. I have never seen any candidate in the SSB getting recommended without having the basic knowledge of the subjects which he or she had studied during his or her education, whether it is higher secondary education or the graduate education. चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या हायर सेकेंडरी, जो भी आपने रीसेंट एजुकेशन किया है, जो सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने ही चाहिए। वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, ये जानने के लिए
कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो क्या मूलभूत सिद्धांत आपको समझ में आते कि नहीं आते आपके सब्जेक्ट के। एंड देन ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट आपको एडवांटेज दिलवाएंगे दूसरों के मुकाबले। तो बेसिक नॉलेज हमें होगा अगर हम अच्छा एकेडमिकली पढ़ेंगे, और साथ ही साथ दूसरों के ऊपर एडवांटेज हो जाएगा अच्छा अगर हम एकेडमिकली पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस इज अ लाइफ लॉन्ग स्टडी प्रोजेक्ट। हैबिट ऑफ स्टडिंग थॉरोली विल प्रिपेयर यू फॉर द कमिंग लाइफ वेल। अब ये मैं आपको थोड़ी देर पहले पॉइंट बता रहा था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर योर करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज वर्किंग इन द आर्म्ड फोर्सेस इज अ लाइफ लॉन्ग स्टडी प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लग सकता है, आई थिंक लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा, कि द लाइफ इन द आर्म्ड फोर्सेस इज ऑल अबाउट एडवेंचर, इट इज ऑल अबाउट एक्शन, which at times definitely it is, but it is not completely adventure or not completely action. There are various aspects of life in the armed forces, and one of the most important aspect of life in the armed forces is to study. An officer once starts his service or career in the armed forces keeps on learning new things, keeps on learning new technology, keeps on learning new tactics, keeps on upgrading his or her knowledge with the course of time. एक अधिकारी जब सेना में, नौसेना में या नभ सेना में जाता है तो जीवन भर पढ़ता रहता है, जीवन भर वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बेटर कर रहा होता है, या फिर टैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बेटर कर रहा होता है, या फिर कोई अलग अलग तरह के कोर्सेज करके अपने एजुकेशन को अपग्रेड कर रहा होता है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एसेट फॉर द आर्म्ड फोर्सेज एंड वॉन्ट्स टू ऑलवेज बी एन एसेट। आर्म्ड फोर्सेज भी यही चाहती है कि अगर उन्होंने किसी अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है नेशन की सर्विस के लिए, तो उस अच्छे कैंडिडेट को बेहतर बनाया जाए। और उसका एक तरीका तो ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि लगातार होती ही रहती है, लेकिन दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है उसे और ज्ञान देना। आप ये जानते हो ना कि ज्ञान एक अनंत सागर है। सागर भी कहना गलत होगा उसको, क्योंकि सागर की भी एक सीमा हो सकती। ज्ञान तो अंतरिक्ष की तरह है जो अनंत है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही आपको दूर दिखाई देगा। तो आर्म्ड फोर्सेस ये चाहती है कि उनके योद्धा, उनके अधिकारी अधिक से अधिक ज्ञानी हो। एक योद्धा होने के साथ वो ज्ञानी अधिक से अधिक हो, और इसीलिए वो लगातार आपको कुछ ना कुछ कोर्स करवाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, या आपकी एजुकेशन में अपग्रेडेशंस करवाते रहते हैं, ताकि आप आने वाले आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को भी एजुकेट कर सको, अवेयर कर सको, और खुद भी अपने आप के अंदर एजुकेट और अवेयर हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आपका ये नॉलेज फोर्सेस के, देश के हित में काम आ सके। और इसीलिए अगर आपको पढ़ाई का शौक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में लाइफ लॉन्ग आपको बहुत सारा पढ़ाई करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चलिए, ये तो रही बात आज के इस टॉपिक की। देखिए, बहुत छोटी सी बात है जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करी। मैं कोई 1-1.5 घंटा लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज एसएसबी के सेशन में, या इससे पहले बताइए, इसके बाद बताऊँगा, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंटेशन करो। अगर आज मैंने ये बताया है कि प्रिपेयरिंग फॉर एकेडमिक्स एंड एसएसबी प्रिपरेशन इज़ नॉट डिफरेंट थिंग, ये एक ही चीज़ है। आप अगर अपनी एकेडमिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, एसएसबी की, आप एनडीए के रिटन एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो अपने आप एसएसबी के लिए तैयार हो रहे हो। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द नेवी। पिछली बार हमने इंडियन एयरफोर्स से इंट्रोडक्शन किया था, इस बार हम इंडियन नेवी से इंट्रोडक्शन करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो जनरली लोगों को पता नहीं होती, बट बहुत सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप में से कईयों को पता भी होगी, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि ज़रूरी है। What is Indian Navy? First of all, Indian Navy is the marine branch of Indian Armed Forces, tasked with the objective of defending Indian maritime borders and anti-piracy operations. तो हमारी जो इंडियन नेवी है वो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ही एक ब्रांच है, जो कि मैरीन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती।
आपने जियोग्राफी में पढ़ा है और आगे पढ़ोगे, नहीं पढ़ा हो तो, कि हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज होती हर नेशन की, और हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज उतनी इंपॉर्टेंट होती जितनी कि हमारी लैंड बाउंड्रीज होती, और इनको डिफेंड करने का काम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन नेवी का। साथ ही साथ अगर कहीं पे कोई पायरेसी चल रही है, क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, तो उसे भी रोक, सागर में, ओशन में, सी में, तो उसे भी रोकने का काम इंडियन नेवी का होता है। साथ ही इंडियन नेवी दूसरी दुनिया की कई नेवीज के साथ में मिलके जॉइंट ऑपरेशंस या एक्सरसाइजेस करती हैं, और नेशन की इंटेग्रिटी के लिए इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को इन रोल्स के अलावा भी अगर कोई रोल प्ले करने का ऑर्डर दिया जाता है तो उसके लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो दिस इज आवर इंडियन नेवी इन अ नटशेल। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले बात करेंगे भारतीय नौसेना के इतिहास की। यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे, जो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मुझसे पढ़ा है, तो एक फोटोग्राफ तो आप जान गए होंगे, आपने कहीं ना कहीं पहले देखा है, और ये फोटोग्राफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक पोर्ट का, लोथल का। जब भारत में जहाजों का या नौसेना का या अंग्रेजी में कहूं तो शिप्स के इतिहास की बात होती है, तो हाउ फार इट गोज बैक? इट गोज बैक एज फार एज अप टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो फोटोग्राफ मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, हाँ, ये फोटोग्राफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के डॉकयार्ड लोथल का फोटोग्राफ है। वो लोथल जहां पर एक पोर्ट बनाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, जहां से वो प्रोबेबली व्यापार ही किया करते थे, सेल किया करते थे, दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ में ट्रेड किया करते थे। और ये माना जाता है कि भारत में नेवी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत में उसकी पहली सभ्यता का इतिहास है। एंड जस्ट नॉट ऑन पेपर्स, इन एविडेंस, इट इज एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो गुजरात के अंदर मिला है। दूसरा फोटोग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक देवता दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही बड़े मगरमच्छ के ऊपर खड़े हुए हैं। आसपास सागर की ऊंची लहरें हैं, कुछ जलपरियां हैं, यहाँ पे कुछ भयंकर से नाग है। ये देवता कौन है? ये देवता है वरुण, जो हमारी इंडियन नेवी का ध्येय वाक्य है कि शम नो वरुण, यानी कि सागर के देवता हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे लिए फेवरेबल हो। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद नेवी का एक ग्लोरियस इतिहास हमको वैदिक लिटरेचर्स में भी सुनाई देता है। जी हाँ, सुनाई देता है, क्योंकि लंबे समय तक वैदिक लिटरेचर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बोल बोल कर पास किए गए थे और बहुत बाद में उसको लिखा गया था। तो वैदिक साहित्यों के अंदर वरुण का जिक्र है। वो वरुण जो सागर के देवता है, जो सागर में आगे बढ़ना सिखाते हैं, जो सागर के अंदर आने वाली मुसीबतों से लड़ना या लड़ने की प्रेरणा देते हैं या शक्ति देते हैं। और इसीलिए वैदिक काल के अंदर भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लिटरेरी एविडेंसेस के बेसिस पे एक बात पता चल रही है कि वैदिक काल के लोगों को सागर की जानकारी थी, सागर के अंदर आने वाली कठिनाइयों की जानकारी थी, और उनसे आगे कैसे निकलना है, उनसे बच के कैसे निकलना है, इसके बारे में भी उनको पता था। तो वैदिक काल में भी नेवी का किसी न किसी रूप में एग्जिस्टेंस रहा था, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकली अभी प्रूव हो नहीं पाया है। पर फिर भी जब हम भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक दौर दिखाई देता है भारत के इतिहास में, लगभग 1000 वर्ष ईस्वी यानी कि 1000 एडी में एक बेहतरीन साम्राज्य कायम होता है भारत के दक्षिणी इलाके में, जिसे चोल साम्राज्य कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे चोला एम्पायर भी कहते हैं। और भारत में सबसे पहली बार सबसे शक्तिशाली नेवी अगर किसी दौर में बनी थी तो वो इन चोलास के दौर में बनी थी। पहले राजराजेश्वर चोल जो 985 एडी से लेके 1014 एडी के बीच में रूल करते हैं, और उनके बाद में उनके बेटे राजेंद्र चोल जो 1014 एडी से लेके 1044 एडी के बीच में रूल करते हैं। तो लगभग इन 70 सालों के दौर में, या आप ब्रॉडली 100 साल मान लीजिए, लगभग इन 100 सालों के दौर में चोलास ने एक ऐसी मजबूत नेवी बनाई, इतनी मजबूत नेवी, जिस नेवी ने ना सिर्फ भारत के पूरे कोस्टल एरिया को डोमिनेट किया, बल्कि श्रीलंका, मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में जाकर भी फतेह हासिल करी। देखो, उस जमाने में आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी,
फिर भी इनके जहाज़ों का इन डायरेक्शन से आगे बढ़ के साउथ ईस्ट एशिया तक जाना और वहाँ जाके वहाँ के रूलर्स को, वहाँ की आर्मीज़ को, वहाँ की नेवीज़ को डिफीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिर्फ पतवारों से चलने वाले जहाज़ों के माध्यम से किस तरह से चोलास का पूरा फ्लीट, जिसमें एक नहीं कई जहाज़ होते, वो गया आगे और उसने आगे जाके हजारों किलोमीटर दूर जाके एक विक्ट्री अचीव करी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चोला एम्पायर की नेवल फ्लीट्स पूरे वक्त ये बे ऑफ बंगाल के इलाके में सेल करते रहते थे, पेट्रोल करते रहते थे, और उस इलाके से निकलने वाला कोई जहाज उन्हें टैक्स दिए बगैर आगे नहीं जा सकता था। इस तरह का डोमिनेंस चोलास ने सेटअप किया था अपनी नेवी के दम पे, और इसीलिए इस दौर में इस बे ऑफ बंगाल को चोला लेक कहा जाता था। तो जब इंडिया की नेवी की ग्लोरियस हिस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहला नाम चोल साम्राज्य का ही आता है, और उसके बाद नाम आता है मराठास का। मराठों ने एक मजबूत नेवी की आवश्यकता को समझा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज उस दौर के शासक थे जब भारत के अंदर पुर्तगाली भी आ चुके थे, भारत के अंदर अंग्रेजों ने भी आना शुरू कर दिया था, भारत के अंदर फ्रेंच तो खैर काफी बाद में आए थे, लेकिन फिर भी फ्रेंच भी आ ही गए थे उस समय। तो पोर्चुगीज पावर है, फ्रेंच पावर है, ब्रिटिश पावर है, ये सारी बड़ी नेवल पावर्स हुआ करती थी, और इन सारी बड़ी नेवल पावर्स ने भारत के पश्चिमी तटों पर अपने शुरुआती सेंटर्स बनाए थे, और उसमें भी सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था, मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट था, दमन बहुत इंपॉर्टेंट था, दीव बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सारी जगह मराठा टेरिटरी के बहुत क्लोज थी। अगर ये पोर्चुगीज, इंग्लिश या फिर फ्रेंच मुगलों को टक्कर दे सकते थे तो मराठों को भी टक्कर दे सकते थे, लेकिन शिवाजी बहुत समझदार थे और शिवाजी ने समझ लिया था कि ये अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये ऐसे लोग हैं जिनको ज़मीन पे तो हम बहुत इजीली हरा सकते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनल पावर तब आती है जब ये समुद्र में उतरते हैं और हमारे व्यापारिक जहाज़ों को रोककर उनसे टैक्सेस वसूल करते। और इसीलिए पुर्तगालियों या अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक नेवी की भी शुरुआत करी थी, और उस नेवी की शुरुआत बड़ी अच्छी रही थी। अपनी हल्की तोपें उन्होंने जहाज़ों के ऊपर रख के अपने जहाज़ों को बेहतरीन जंगी जहाज़ बना लिया था, और ऐसे कई जहाज़ों को इकट्ठा करके एक मजबूत नेवल फ्लीट या जंगी बेड़ा तैयार कर लिया था, और पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों को अच्छी टक्कर दे रहे थे। भले ही उनके पास में अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन शिवाजी के पास भी बड़ा तेज दिमाग था, और जो हमारी इंडियन जुगाड़ बुद्धि होती है उससे अच्छे लकड़ी के जहाज़ बनाए, और उन जहाज़ों की अंदर ड्यूरेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती थी जितनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी पुर्तगालियों के या अंग्रेज़ों के जहाज़ों की होती थी। भारतीय नेवी शिवाजी के नेतृत्व में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिवाजी की भी अनटाइमली डेथ हुई। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये फोटोग्राफ है कान्होजी आंग्रे का, जो कि शिवाजी की नेवी के लीडर थे, या मैं यूं कहूं कि उस जमाने के एडमिरल ऑफ द फ्लीट थे। कान्होजी आंग्रे ने शिवाजी के नेवी के डेवलपमेंट में जो योगदान दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद और कान्होजी आंग्रे की मृत्यु के बाद में ये नेवी जो शिवाजी ने डेवलप करी थी या जिसकी नींव रखी थी, वो इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई जितनी तेजी से उससे आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि औरंगजेब ने मराठों के ऊपर बहुत दबाव बना दिया था। संभाजी महाराज पकड़े भी गए थे, मार भी दिए गए थे, जिसकी वजह से मराठों का पूरा ध्यान नेवी से हटकर जमीन पर मुगलों से लड़ाई में लग गया था, और उनकी रिसोर्सेज भी कम हो गई थी। बाद में बाजीराव पेशवा का भी ध्यान ज़्यादातर उत्तर भारत की तरफ जीत हासिल करने में था, और इसीलिए नेवल डेवलपमेंट्स जो शिवाजी ने शुरू किए थे वो शुरू भी बहुत अच्छे किए थे, बट वो वहीं रुक गए अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज डोमिनेट करते हैं। आज जो नेवी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो नेवी उन्हीं अंग्रेज़ों के बनाए सिस्टम का लेगेसी है, और कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में नेवी का डेवलपमेंट किया वो अलग अलग स्टेजेस में मैं आपको बताता हूँ। जब अंग्रेज़ भारत में आए और भारत में आके शुरुआत में वेस्टर्न कोस्ट के इलाकों में अंग्रेज़ों ने अपने कुछ जहाज़ डिप्लॉय किए।
अंग्रेज़ों को जहाज़ डिप्लॉय यानी कि वॉरशिप्स डिप्लॉय करने की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि एक पुर्तगाली उनके चैलेंज में खड़े हुए थे। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स भी थे। मराठों की भी जैसी भी नेवी थी, पर उनकी नेवी तो थी। जंजीरा के सिद्धियों के पास में भी एक छोटी मोटी नेवी हुआ करती थी। So Britishers had lot of adversaries to deal with: Portuguese, Marathas, Siddhis, and various pirates sailing around in that area. इसीलिए शुरू से ही अंग्रेजों ने अपना एक नेवल प्रेजेंस वेस्टर्न कोस्ट पे बना के रखा, और क्योंकि वो बॉम्बे के आसपास ज्यादातर सेल किया करते थे, इसीलिए उसको वो बॉम्बे मैरीन्स कहा करते थे, जो अप्रोक्सीमेटली 1686 तक बन के पूरा तैयार हो चुका था, जिसे बॉम्बे मैरीन्स कहा जाता था। यही बॉम्बे मैरीन्स आगे चल के थोड़ा और स्ट्रांग होता है, इसको रॉयल पैटर्नेज हासिल होता है, जो इनिशियली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एफर्ट से बनाया था, उसको इंग्लैंड की रानी अपने पैटर्नेज में लेती है, एंड देन इट केम टू बी नोन एज हर मैजेस्टीज इंडियन मैरीन। और ये घटना घटती है 1834 में। 1834 में आके ये बॉम्बे मरीन्स हर मैजेस्टीज इंडियन मरीन्स बन जाता है। उसके बाद में ये एक रेगुलर सेलिंग बॉडी बन जाती है। ये अभी भी नेवी नहीं कहलाती थी, मरीन कहलाती थी, जैसे कि रॉयल नेवी का एक हिस्सा मात्र हो। पर रॉयल इंडियन मरीन 1892 में, रॉयल इंडियन मरीन 1892 में बन जाती है रॉयल इंडियन मरीन, सॉरी, हर मैजेस्टीज इंडियन मरीन 1892 में बन जाती है रॉयल इंडियन मरीन। तो अब इसको ब्रिटिश नेवी का एक एक्सटेंशन माना जा रहा था। अब ये ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं था, बल्कि ये बड़ा था और ब्रिटिश नेवी का इंडियन एक्सटेंशन माना जाने लग गया था बाय द ईयर 1892। रॉयल इंडियन मरीन, and in the year 1934 it was finally accepted as a full-fledged navy and it was renamed as Royal Indian Navy। तो 1886 से चला आ रहा ये सिलसिला 1934 तक चलता है। बॉम्बे मैरीन से इसका सफर शुरू होता है और बॉम्बे मैरीन से आगे चल के फाइनली ये रॉयल इंडियन नेवी बनती है। लेकिन अभी भी ब्रिटिश पीरियड है और इंडियन नेवी इंडियन नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स की इंडियन नेवी है, इसीलिए उसको रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। बट विद द टाइम एज वी गेन्ड इंडिपेंडेंस, और उसी के साथ में हमारे देश की आज़ादी होती है, और देश की आज़ादी के साथ ही ये रॉयल इंडियन नेवी सिर्फ द इंडियन नेवी बन जाती है। ये इंसिग्निया लगभग ऐसा ही हुआ करता था, बस इस इंसिग्निया में ऊपर जो आज नेशनल एम्बलम दिखाई देता है, उससे पहले क्राउन हुआ करता था। तो ये बदलाव होता है और अब हमारी इंडियन नेवी एग्जिस्टेंस में आती। हालांकि एक बात और है कि जब रॉयल इंडियन नेवी बनी, उससे पहले पार्टीशन हुआ। बहुत समझ लीजिए कि आधी नेवी पाकिस्तान के पास चली गई थी। नेवी के कई ऑफिसर्स और कई सोल्जर्स, 50% सोल्जर्स नहीं, सेलर्स, नेवी के लगभग 50% सेलर्स और 25% ऑफिसर्स पाकिस्तान चले गए थे, बचे हुए भारत में आए थे। तो नेवी का जब डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो लगभग आधा आधा हो गया था, या एकदम आधा आधा ना कहूं मैं, तो 55% इंडिया के हिस्से में आए थे नेवल एसेट्स, और बाकी के 45% पाकिस्तान के पास चले गए थे। तो जो नेवी हमको आज़ादी के बाद मिली थी वो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी की बड़ी रॉयल इंडियन नेवी थी। वहाँ से हमारे देश ने ग्रो किया, और हमारे देश ने ग्रो करके फिर आज हमारी एक मजबूत नेवी को बनाया है, जो आज हमारे एडवर्सरी पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रांग नेवी हुआ करती है। अब नेवी जो आज हमारी है वो कितने कमांड्स में डिवाइडेड है? बहुत सिंपल है, 3 कमांड्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न कमांड प्रेजेंट डे मुंबई में है। जो फोटोग्राफ आपको उसके एडजेसेंट दिखाई दे रहा है, एक फ्लीट है, एक बेड़ा है, जिसमें कई वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट्स, ये सारे एक साथ सेल कर रहे हैं। ये डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स, फ्रिगेट, कॉर्वेट्स, ये सब क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा हमारी है ईस्टर्न कमांड, जो विशाखापट्टनम
या जिसे प्यार से वाइजैक कहा जाता है, वहां पे सिचुएटेड है। और तीसरा हमको यहां पे दिखाई दे रहा है सदर्न कमांड, जो कि कोची या जिसे कोचिन भी कहा जाता है, वहां पे सिचुएटेड है। तो ये तो तीन हमारी मेजर कमांड्स हैं, क्योंकि नेवी का ऑपरेशन समुद्र के इलाकों में ही होता है और पेनिनसुलर इंडिया में समुद्र तीन तरफ से भारत को घेर के रखा हुआ है, इसीलिए तीन कमांड्स सफिशिएंट है इंडियन नेवी के लिए। लेकिन एक चौथी कमांड और है, और ये कमांड है जिसे कहा जाता है पोर्ट ब्लेयर कमांड। दिस इज द पोर्ट ब्लेयर कमांड। बहुत जरूरी है ये कमांड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स प्रॉक्सिमिटी टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, विच इज एन एंट्री गेट इन द साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी। एंड आप सभी जानते कि साउथ चाइना सी का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और इसी साउथ चाइना सी की तरफ एंट्री करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और उसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, जो इंडिया का एक बहुत मजबूत एसेट है, और इसीलिए वहां पर भी नेवल प्रेजेंस हमने परमानेंटली बना के रखा हुआ है। एंड सो वी हैव अ पोर्ट ब्लेयर कमांड इन द पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार रीजन्स। अब जरा हम ये जानते हैं कि हमारी नेवी के जो अलग अलग आर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं। जिस तरह आर्मी के अंदर इन्फेंट्री होती है, आर्मर्ड होती है, आर्टिलरी होती है, और भी मेडिकल कोर होता है, एंड सो मेनी थिंग, लॉजिस्टिक्स होता है, सप्लाई कोर होता है, वैसे नेवी में क्या क्या अलग अलग मेजर आर्म्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं वॉरशिप्स। दीज आर द बिग डैडीज ऑफ द नेवी। ये जो वॉरशिप्स होते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप। आइदर अ वॉरशिप कैन बी एन एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे कि आपको यहाँ पे विक्रांत दिखाई दे रहा है, या फिर वॉरशिप्स कैन सिंपली बी द वॉरशिप्स। ये बहुत बड़े जहाज होते हैं, जो बड़े जहाज बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए केपेबल होते हैं। इन बड़े बड़े जहाज़ों के ऊपर बड़ी बड़ी गन्स लगी हुई होती है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, टॉर्पीडोज होते हैं, मिसाइल्स होती है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर मिसाइल भी फायर करने के लिए केपेबल होते हैं। और इन सब के साथ इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो एयरक्राफ्ट भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, तो यहां से एरियल ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। तो एक जहाज जो एक चलते फिरते शहर की तरह होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसमें सारी सुविधाएं होती है, और एक लंबी बड़ी लड़ाई लड़ने की कैपेबिलिटी होती समुद्र के अंदर, ऐसे जहाज़ों को वॉरशिप्स कहा जाता है। इस वॉरशिप के अंदर हर तरह की आर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेविगेशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेपन हैंडलिंग भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेलिंग भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंजन के ऊपर वर्क करके उसकी देखरेख करना वो भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द नॉर्मल डेक वर्क। सेकेंड इज नेवल एविएशन। A lot of students who are very much interested in flying can also make their career in naval aviation. हालांकि for that first you have to join the navy and then rest of the things will open up for you, but still navy has its own aircrafts for completing its many operations, or it, see, army and navy, they generally have tendency not to be over dependent on the air force, and therefore they have their own aviation departments. The army also has its own aviation department that is called as army aviation. At the same time navy also has its own aviation departments. आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो फ्लाई करके ही पूरे किए जा सकते हैं। इफ एन एनिमी अटैक्स अ वॉरशिप, if an enemy fighter planes attacks a warship, and a fighter plane can only be answered with a fighter plane. हमारा फाइटर प्लेन ही उस दुश्मन के फाइटर प्लेन को उत्तर दे सकता है। नाउ सपोज अगर नेवी का जहाज इट इज फार अवे इन द सी and the air force fighter planes may not be available for immediate response or immediate support, then what the warship will do? Will it allow the enemy fighter plane to bombard on it and get destroyed? No.
it first of all it has its own anti-aircraft missiles, so it will try to hit the aircraft back, the enemy aircraft. But if the warship is an aircraft carrier, it will have a befitting reply to the enemy aircraft. तो हमारे यहाँ पे भारत के अंदर जो मेजर वॉरशिप, मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके ऊपर जो फाइटर प्लेन्स डिप्लॉय किए गए वो मोस्टली MiG-29 है. ये MiG-29 they are quite capable of giving a befitting reply to any bloody aircraft in the world, and moreover it's like the man behind the machine, which we in India have the best ones. We also have Hindustan Aeronautical Limited Dhruv aircrafts, and we also have some large planes which are used to carry troops from one place to another place. There are many times, there are many chances that large number of troops are required to transfer from one place to another, or one operational area to another, or any naval base to an operational area. So again, Navy is not in the belief to be over dependent on Air Force for this process. So it has its own carrying aeroplanes. It has its own such aeroplanes which can carry large number of people, Boeing aeroplanes, which we call. They can transfer people from one place to another. So we don't have in Navy lot of aircrafts, but we have sufficient aircraft जो कि Navy को ज़रूरी है, जितना Navy को चाहिए. Next is submarines, a very interesting aspect of the navies around the world. Submarines, which is a stealthy machine. This is a machine which will always maintain its secrecy, which will always detect the enemy first, and which will always hit the enemy first. तो यहाँ पे समुद्र के अंदर ये सबमरीन्स जाती हैं, एंड बहुत अंदर तक जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है वाटर का. बट दिस सबमरीन्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन हैंडल द प्रेशर ऑफ द सी डीप इनसाइड इट. But these submarines are very difficult place to live, as you can see in this photograph that how compact it is. Anyone suffering from claustrophobia can really not survive or can really not serve in these submarines, because there is a very small space in the submarines, and there are so many restrictions in the submarines which are otherwise not on the deck or in the ships. तो ये submarines बहुत difficult होती, लेकिन बहुत important होती, क्योंकि लड़ाई के वक्त ये सबमरीन्स जासूसों की तरह ऑपरेट करती है, स्पाइंग करती है सबमरीन्स, और इस कैपेबिलिटी को भी रखती है कि स्पाइंग की प्रोसेस में एनिमी का कोई इसको फ्लीट नज़र आ गया, ये एनिमी का कोई शिप नज़र आ गया, तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी रखती है, और इसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है. मतलब टेक्निकली मुश्किल नहीं होता होगा, लेकिन इसके अंदर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती. इतनी कम जगह में कई दिनों तक रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेंजरस. Particularly and personally for me, this is the most difficult and dangerous aspect of the career in Indian Navy. Those who are serving in the submarines, salute to them. मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि कितने मुश्किल में वो लोग रहते हैं, कितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर रहती है जो वो फॉलो करते हैं, जो उन्हें करना ही पड़ेगी, और खतरा इतने गहरे समुद्र में जाने के बाद, और उसके बाद दुश्मन से लड़ाई. As much as you can hit the enemy can also hit you. So you have to be mentally prepared to take it also, and there is no way out once you take it in a submarine. अगर आपकी submarine hit होती है, there is no way out. So it's a deadly mission when someone goes on the submarine. So ये एक बहुत important आर्म होता है नेवी के अंदर, and सबसे बहादुर लोग ही इस को ऑप्ट करते हैं, और उन बहादुरों में से सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है. और ऐसा ही एक और आर्म्स होता है जिसे मार्कोस कहते हैं, जो मैरीन कमांडोज होते हैं. दीज आर ब्रिलियंट फाइटर्स एंड वेरी पॉपुलर. मैं सबमरीन की लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बता रहा हूँ आपको, बट ज़्यादा पॉपुलर नेवी में मार्कोस है, बिकॉज दे लुक वेरी ग्लोरियस, बिकॉज दे लुक वेरी ग्लैमरस. उनका जो लुक होता है, दाढ़ी वाला, नकाब लगा के, हाथ में बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, ज़मीन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, एम्फीबियस मिशंस को अंजाम देते हैं. निक नेम इनका मगरमच्छ होता है.
ये सारी बातें इनको बहुत ही ग्लोरियस बनाती, बहुत ही ग्लैमरस बनाती है। एंड एवरी सिंगल बॉय वांट्स टू, हु इज वांटिंग टू जॉइन द नेवी वांट्स टू बिकम अ मार्कोस। लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। इफ यू वांट टू बिकम अ मार्कोस, फर्स्ट यू हैव टू जॉइन द इंडियन नेवी एंड देन दिस ऑप्शन विल बी ओपन फॉर यू। And once you do all the probation, training, drilling, every difficult thing, and you successfully do it, you will become a Marcos. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है एंड यू नो अ लॉट अबाउट मार्कोस। आपको शायद मुझसे बहुत ज़्यादा पता होगा मार्कोस के बारे में, इसीलिए मैं और ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ूँगा और आपको टाइप ऑफ शिप्स बताऊँगा जो कि इंडियन नेवी या दुनिया में किसी भी नेवी में होते हैं। अब आप कभी नेवी के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो इस तरह के नाम आपके सामने आएंगे और आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि ये क्या होते हैं। वॉरशिप क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दैट इज अ वॉरशिप। ये वॉरशिप या फिर बैटलशिप के नाम से भी जाने जाते हैं और इनके नाम से ही ये इंडिकेट हो रहा है कि ये क्यों बने हैं। ये बने हैं युद्ध लड़ने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, ये बड़ी बड़ी गन्स से लैस होते हैं, इनमें बेहतरीन रेडार सिस्टम्स होते हैं, इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जो एरियल कॉम्बैट की कैपेबिलिटी भी रखते हैं और कुछ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो ये बड़े बड़े जहाज दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं और दुश्मन के किसी तटवर्ती इलाके पे जाके दुश्मन के एक शहर को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दुश्मन की ऑयल फील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या दुश्मन का कोई एयर बेस हो किसी कोस्ट पे तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये वॉरशिप अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइटिंग मशीन होती है। लेकिन क्योंकि वॉरशिप बहुत बड़ी फाइटिंग मशीन होती है तो इसीलिए उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है इसीलिए उसका मूवमेंट स्लो होता है, इसीलिए उसकी मैन्यूवरेबिलिटी स्लो होती। अगर इसको मुड़ना हो तो एकदम वैसे नहीं मुड़ सकता जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल मोड़ लेते हो या अपनी कार मोड़ लेते हो। इसे मुड़ने में भी बहुत देर लगेगी। एंड इफ एनिमी हैज लॉक्ड इट्स मिसाइल ऑन द वॉरशिप, द वॉरशिप विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरह से वॉरशिप्स को दाएं बाएं से बचा के रखने के लिए दूसरे बहुत सारे सपोर्ट वेसल्स होते हैं और उन्हीं में से एक होता है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर शिप्स। ये जो डिस्ट्रॉयर शिप आपको दिखाई दे रहा है ये एक बहुत पुराना डिस्ट्रॉयर शिप है भारत का, जो शायद अब तो डीकमीशन भी हो गया है। इसे आईएनएस राजपूत कहा जाता था, जो कि एक बेहतरीन डिस्ट्रॉयर शिप होता था। जैसे आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा है जहाज जो कि वॉरशिप है, वहीं उसके मुकाबले ये डिस्ट्रॉयर छोटा है। डिस्ट्रॉयर में भी बहुत कुछ है, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी गन्स हैं, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी मिसाइल्स हैं, लेकिन इसकी साइज छोटी होती है। इसमें पूरी क्षमता होती है कि ये बहुत जोरदार हमला कर सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, इसका वजन कम होता है, इसीलिए तेजी से मूव कर सकता है, इसीलिए तेजी से मैन्यूवर कर सकता है, तेजी से मुड़ सकता है। तो ये डिस्ट्रॉयर शिप्स ऐसे वॉरशिप्स होते हैं जो छोटे होते हैं साइज में और बड़ी तेजी से मूव कर सकते हैं। कैपेबिलिटी इनमें भी वैसी होती जैसी वॉरशिप में होती, लेकिन साइज छोटा होता है जिसकी वजह से तेजी से आगे बढ़ के तेजी से मैन्यूवर कर सकते हैं और उतना ही आघात पहुंचा सकते हैं दुश्मन को जितना कि वॉरशिप पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट वेसल्स आते हैं, उसमें पहला है जो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रिगेट, और दूसरा है यहां पे कॉर्वेट। फ्रिगेट एंड कॉर्वेट। अभी फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट भी एक ऐसा ही जहाज है जो बहुत कुछ किसी डिस्ट्रॉयर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। सबसे पहली चीज होती है कि ये डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है एंड मेनली फ्रिगेट इज यूज्ड फॉर एंटी aircraft and anti-submarines.
फ्रिगेट्स को ज्यादातर यूज किया जाता है किसी एयर, अब जैसे कोई फ्लीट चल रहा है, वॉरशिप चल रहा है, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स भी चल रहे हैं, तभी दुश्मन के फाइटर प्लेन्स वहां पे आ गए और वॉरशिप के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करने लग गए. नाउ फ्रिगेट विल कम इनटू एक्शन एंड फ्रिगेट हैज दैट कैपेसिटी, फ्रिगेट हैज दैट गन्स कि वो सीधे दुश्मन के एयरक्राफ्ट का निशाना लेके उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है या उन्हें दूर खदेड़ सकती है, जिससे कि हमारे वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स बचे रहें. तो ये फ्रिगेट का काम होता है. अगेन, अगर ऐसी खबर है कि दुश्मन ने अपनी सबमरीन इस इलाके में कहीं छोड़ के रखी है, तो फ्रिगेट विल कम इनटू एक्शन. फ्रिगेट सबमरीन को डिटेक्ट करेगा और फ्रिगेट सबमरीन को डिटेक्ट करने के बाद में उसको टॉर्पीडो से शूट करके डिस्ट्रॉय करेगा. तो ये फ्रिगेट्स का काम होता है. जहाज छोटे होते हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं. एंड देन देयर आर कॉर्वेट्स. कॉर्वेट्स आर मोस्टली पेट्रोलिंग व्हीकल्स. They are mostly patrolling vessels, small in size. ज्यादातर पेट्रोलिंग करते हैं मैरीटाइम बाउंड्रीज में. छोटा मोटा कोई पायरेट्स हो तो उन पायरेट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव एक्शन ये कर सकते हैं. तो ये सबसे छोटा पार्ट होता है. तो ये होते सारे ही ऐसे शिप हैं जो लड़ाई करते हैं. तो आप ये कह सकते हो कि जो ये कॉर्वेट्स होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट वॉरशिप्स. देखो ये सारे ही वॉरशिप्स हैं. ये भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, और ये तो है ही वॉरशिप. तो जनरली वॉरशिप उनको कह दिया जाता है जो बहुत बड़े होते हैं. बाकी होते सभी वॉरशिप हैं. ये वॉरशिप की मदद कर रहा है मन्यूवरेबल. जहां वॉरशिप मन्यूवर नहीं कर पा रहा है वहां ये कर रहा है. दुश्मन के ऊपर बहुत गहरा आघात कर सकता है ये, और तेज भी चल सकता है. ये दुश्मन के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा आघात करता है पर बहुत तेज नहीं चल पाता है. तो ये उस कमी को दूर करता है. तो ये भी एक वॉरशिप है. फिर ये एयरक्राफ्ट को गिरा रहा है या सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है एनिमीज की, तो ये भी तो एक वॉरशिप है. लेकिन ये थोड़ा और छोटा है, और ये पेट्रोलिंग का काम करता है और छोटा है, पर है ये भी एक वॉरशिप ही. इसके पास भी कैपेबिलिटी होती है कि ये लड़ाई कर सकता है, कुछ देर के लिए होल्ड तो कर ही सकता है. अगर वॉरशिप के ऊपर बड़ा हमला हो गया तो इस तरह की कॉर्वेट्स आगे आके दुश्मन को एंगेज कर सकती हैं. तो जैसे फौज के अंदर लाइट इन्फेंट्रीज हुआ करती है, वैसे ही नेवी के अपने वेसल्स होते हैं जो कि लाइट इन्फेंट्री का या लाइट फाइटिंग फोर्स का रोल प्ले कर सकते हैं. तो ये सारी इंडियन नेवी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, और आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.